गुड आफ्टरनून बेटे। क्या हाल चाल है? ठीक हो? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना लेक्चर नंबर 4, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज अपना लेक्चर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पक्का है एकदम, आप चैंपियन हो जाओगे। ठीक है, चलिए चलो। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया था? सर आपने कंप्लीट किया था नेट प्रॉफिट निकालना। कौन सा नेट प्रॉफिट? बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये निकालना आपने हमें सिखाया था। बोलो हाँ या ना? ठीक है, आज हम लोग इसी के आगे हम लोग सीखेंगे स्टेप नंबर 2। ठीक है, पहले हम लोग पूरा इसका कंप्लीट कर लेते हैं फॉर्मेट, फिर हम इसका कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। ठीक है, लिखो ऐड। अभी आप कुछ नहीं पूछोगे कि सर आप क्या लिखवा रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, जब मैं कंप्लीट कर दूंगा, जब मैं समझाना स्टार्ट करूंगा, आपको प्रॉमिस करता हूं एक एक बात आपको दिमाग में बैठा दूंगा मैं। ठीक है, चलो। हाँ, स्माइल रखना है चेहरे पे बेटे। चलो, नॉन कैश एंड, सर हम भी लिखे? हाँ बेटे, साथ साथ लिखना है एकदम। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा हो गया हेडिंग। ठीक है, ठीक है, साथ साथ लिखना है बेटे। मैं ठीक है ना, आज आपको सर का साथ चलना है, उनका साथ देना है आपको। छोड़ तो नहीं दोगे मुझे? पक्का? चलो, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशंस। बी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ठीक है, इसको तोड़ के लिखा करो तो ज़्यादा अच्छे से लिख पाओगे। चलो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, है ना, जो आपने राइट ऑफ कर दिया है वो अमाउंट आपको लिखना है। फिर आप लिखो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, डी, प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स है बेटे। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोग को? चलो मैं जूम कर दूं थोड़ा, अब ठीक है बेटे। चलो, ऑब्लिक डिवेंचर्स। ओके, आज सर लगता है पूरे मूड में है। हाँ बेटे, मैं तो हमेशा आप लोगों को पढ़ाते समय बहुत खुश रहता हूँ। पता नहीं क्यों, आप मुझे दिखते नहीं हो, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे सामने हो और मुझे आपसे बातें करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, चलो, फिर आप लिखोगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। और सब्सक्राइब करो बेटे, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शेयर इशू एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। सर ये क्या लिखवा रहे हो बेटा? मैंने कहा ना
अभी आप कुछ नहीं पूछोगे, अभी आप लिखते चलो। जब मैं समझाना चालू करूँगा तब आपके दिमाग में सारी बातें बैठने चालू हो जाएगी। ठीक है, बोलो हाँ, यस सर, वेरी गुड। ठीक है, फिर आप लिखेंगे फाइनेंस कॉस्ट ऑब्लिक बोरोइंग कॉस्ट। ठीक है, बोलो हाँ या ना। लिख रहे हो साथ साथ? नालायक कह रहा है नहीं सर, पिटाई करेंगे। सोच लेना पिटाई करूंगा मैं। चलो लिखो, साथ साथ लिखना है बेटे। एनी इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर्स ऑब्लिक बॉन्ड्स ऑब्लिक लोन्स ऑब्लिक, बोलो, बैंक ओवरड्राफ्ट। वेरी गुड। नालायक, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने बस ऐसे ही वेरी गुड कह दिया। आप खुश हो रहे होंगे कि आहा सर हमें वेरी गुड कह रहे। चलो ठीक है, लिख लिया यहां तक। चलो यहां तक तो हो गया, मैं मान के चलो यहां तक हो गया, तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, चलो नहीं हुआ, चलो लो। ठीक है, अब ये कंटिन्यू है, स्टेप नंबर 2 अभी हमारा कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, पहले हमने ऐड किया नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब हम इसको लेस करेंगे। लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ओके। चलो अब मुझे थोड़ा ऊपर करना ही पड़ेगा बेटे, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है। मैं ये मान के चल रहा हूं आप लिख रहे हो मेरे साथ। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। हाँ सर, हम तो सच में बहुत अच्छे हैं। बी डिविडेंड रिसिव्ड, ये ब्रैकेट में माइनस के लिए है ना। रेंट रिसिव्ड, डी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ऑब्लिक इन्वेस्टमेंट्स। ई प्रोविजन फॉर, दिख रहा है? यस सर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डिक्रीज। नालायक कह रहा है सर ऊपर भी तो लिखा था, ऊपर भी लिखा था, ये देखो यहां मैंने इंक्रीज लिखा था और यहां मैंने डिक्रीज लिखा है। अब समझ में आया? ठीक है, ये जो आएगा इसको हम लोग क्या नाम देंगे बेटे बताओ, क्या नाम दो इसको? ठीक है, नामकरण देंगे हम इसका। क्या नाम निकाले इसका, बोलो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, लिख लिया? आगे बढ़े, चलो मैं इसको ऊपर करता हूं, मुझे ज़रूरत पड़ेगा पेज का। ठीक है, ओके। अब हमारा स्टार्ट हो गया स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3, चलो साथ साथ चल रहा है बेटे। ठीक है, लिखो ऐड डिक्रीज इन
करेंट एसेट्स, ठीक है, और इसमें लिखेंगे इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। फिर आप लिखोगे लेस, उल्टा करना है, यहां डिक्रीज है तो अब इंक्रीज लिख दो, इन करेंट एसेट्स, अब यहां इंक्रीज है तो डिक्रीज लिख दो, डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि माइनस करना है। उसमें से हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4, उसमें से हम माइनस कर देते हैं लेस इनकम टैक्स पेड, ठीक है। पेड करने के बाद जो आएगा ये हो गया हमारा असल में नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। खत्म बेटे खत्म, कैश फ्लो खत्म। आज आपको प्रॉमिस करके यहां से जा रहा हूं और प्रॉमिस जो करके जाऊंगा यहां से, ठीक है, वही प्रॉमिस पूरा करना है आज, ठीक है ना। प्रॉमिस जो कर रहा हूं वही करके जाऊंगा, पक्की बात है, ठीक है ना। कि आपके दिमाग में एक एक चीज बैठा के जाना आज, ठीक है ना। ओके, लिख लिया आप लोगों ने? बोलो हाँ या ना, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बोलो हाँ या ना। हाँ सर, लिख लिया, लिख लिया। चलो आ जाओ। देखो सबसे पहला हमारा स्टेप कौन सा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, ये हमने पढ़ रखा है। स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या लिखा है देखो, ठीक है। मैं इसको सिर्फ जूम करूंगा, थोड़ा सा इधर जूम कर रहा हूं। सबसे पहले इधर देखो, मैंने लिखाया है 2 बातें। एक लिखाया है मैंने नॉन कैश, जो कैश में नहीं है, एंड नॉन ऑपरेटिंग, जो नॉन ऑपरेटिंग भी है, ठीक है ना। जो कैश में नहीं है, जो कैश में नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कैश। जो ऑपरेटिंग नहीं है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। क्लियर है? नालायक, इधर देखो, कह रहा है सर क्या बोल दिया आपने, कैश सेल्स। बताओ ये कैश में है या नहीं, नालायक, कैश ट्रांजैक्शन है या नहीं, ठीक है। डेप्रिसिएशन, क्या डेप्रिसिएशन लगाने से कोई कैश होता है, क्या कोई कैश ट्रांजैक्शन है? नो सर। तो इसको मैं बोल सकता हूं नॉन कैश पॉजिटिव टर्म में, ठीक है। बोलो हाँ या ना। मैं बोल सकता हूं कि डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश और कैश शेयर इज ए कैश ट्रांजैक्शन। बोलो हाँ या ना। अब समझ में आया? ठीक है। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग 2 वर्ड है। तो डेप्रिसिएशन किस पे लगता है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे। अमोर्टाइजेशन किस पे लगता है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स पे। और ये दोनों क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस। बोलो समझ में आया? ठीक है। फिर है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आओ अब इसी के पीछे मुझे लॉजिक समझाना है आपको। ध्यान से लॉजिक समझना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, रटना नहीं है एकदम भी कि सर ने कह दिया और आप हाँ में हाँ मिला दिए, ठीक है ना। आपका अपना दिमाग दौड़ना चाहिए, ठीक है। ये मेरी कंपनी है बेटे, बिजनेस है मेरा। किस चीज का बिजनेस है, जल्दी से बताओ। सर गारमेंट्स का बिजनेस होगा आपका। हमें पता है आप कई बार गारमेंट्स के बिजनेस का एग्जांपल लेते हो।
इसीलिए आपका कंपनी भी क्या होगा, गारमेंट्स की होगी। ठीक है, वेरी गुड। ये किसका है? ये मेरा है। ठीक है, मालिक बनना चाहोगे? हाँ सर, बनना चाहेंगे। ठीक है, चलो अभी आप पढ़ाई करो, फिर आपको मैं मालिक बनाऊंगा। ठीक है, देखो ये मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस गारमेंट्स का कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा सर, आप गारमेंट्स को परचेज करोगे और सेल करोगे, तो ये मेरा क्या है, बोलो, प्राइमरी एक्टिविटीज। और मैंने है ना लिखवाया भी था कि प्राइमरी एक्टिविटीज से जो भी आपकी कमाई आती है या खर्चा होता है, वही आपका क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और हम क्या पढ़ रहे हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश का फ्लो हुआ। ठीक है सर, तो आपका ये मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं अपना पैसा बैंक में जमा कर रखा हूं। ठीक है, ओके, क्लियर है। ये क्या है मेरा बैंक, कौन सा बैंक है, ICICI। ठीक है, मैंने यहां पे क्या करा रखा है, डिपॉजिट करा रखा है। तो बदले में बैंक मेरे को क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। लॉजिक समझते चलना बेटे, रटना नहीं, फील करना। हाँ सर, सब बातें सही है। ठीक है, ये हो गया मेरा नंबर 1। नंबर 2, मैंने किसी कंपनी का शेयर खरीद रखा है। मैंने रिलायंस का शेयर खरीद रखा है। मैंने रिलायंस का शेयर खरीद रखा है। डिवेंचर्स भी खरीद रखे हैं, मैंने उनको लोन दे रखा है एज ए डिवेंचर्स के फॉर्म में। ये हो गया मेरा नंबर 2। तो कंपनी बदले में मेरे को क्या देगी सर, डिविडेंड देगी। और क्या देगी, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देगी। ठीक है, ओके सर। और बताओ, मेरे बहुत सारे मकान है, प्रॉपर्टीज है, मैं उस प्रॉपर्टीज को रेंट पर देता हूं। मैं उस प्रॉपर्टीज को क्या देता हूं, रेंट पे देता हूं। ठीक है, ये हो गया केस नंबर 3। तो वहां से मेरे को क्या मिलेगा, रेंटल इनकम आएगी सर आपको। बोलो हाँ या ना, रेंट मिलेगा सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है, बोलो हाँ या ना बेटे। ठीक है सर, अब मेरी बात सुनना। मैं कहता हूं मेरे बिजनेस का इनकम 10 लाख रुपया है। ओहो, वेरी गुड। ठीक है ना, 10 लाख बहुत होते हैं बेटे। मान लो आप बड़े बड़े आप लोग हो, आपके लिए भले छोटा होगा, बट मान लो बहुत अच्छा खासा अमाउंट है। ठीक है, 10 लाख मेरी कमाई है, ये मेरी इनकम है। अब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं, बहुत आराम से सोच समझ के जवाब देना। मेरा सेल से जो कमाई हो रहा है, मेरे जो मेन एक्टिविटीज है, उसको मैं क्या बोलूंगा, ऑपरेटिंग इनकम। मेरी ऑपरेटिंग इनकम केवल कितना है, 2 लाख। ठीक है, सेल्स से मेरा कितना कमाई है, सिर्फ 2 लाख। ठीक है, मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा बेटे, अभी मैं सिर्फ इनकम की बात कर रहा हूं। और मेरे जो इंटरेस्ट बैंक से मिल रहा है, ये मेरे को बैंक से मिला। ठीक है, ये कंपनी का कोई हमने सिक्योरिटीज खरीद रखा था, ये मैंने प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रखा था। तो यहां से मेरे जो कमाई आ रही है, ये कमाई मेरी पता है कितनी है, हाँ, ये है मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि ये आपका मेन बिजनेस नहीं है। और ये मेरा कितना है, 8 लाख। बोलो, क्या आपको पिक्चर अच्छा दिखाई दे रहा है या पिक्चर गलत दिखाई दे रहा है, बताओ। सर आप तो बहुत धोखा दे रहे थे इतना देर से हमें। आपने जैसे कहा 10 लाख, तो हमें लगा बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश हो रहे थे आपकी बातों से।
बहुत इम्प्रेस हो रहे थे। आपकी कंपनी के बारे में हमारी धारणा बहुत पॉजिटिव जा रही थी। अचानक जैसे ही मैंने आपको अपना इनकम का पूरा डिस्क्रिप्शन करके दिखाया, तो आपने कहा कि सर 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 ये क्या कर रखे हो आप, कुछ लेते क्यों नहीं, जाके किसी डॉक्टर का एक पास जाइए, इलाज करवाइए। आपने क्या कर रखा है? आपकी जो मेन इनकम है उस वो तो आपकी केवल 2 लाख है, और जो आलतू फालतू की कमाई है वो आपकी 8 लाख है। तो बताओ, क्या मैं इस चीज को दिखाऊं कि ना दिखाऊं? आप कहोगे सर हाँ दिखाओ, एकदम दिखाना चाहिए। चलो ठीक है, मैंने दिखाया तो आपको लगा हाँ। इसीलिए हम क्या करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हम लोग ये सब करते हैं कि कितना आपने ऑपरेटिंग से कमाया। चलो अब मैं ये फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। यही मेरा बिजनेस है, और मैं बिजनेस करते समय मेरे स्टाफ है, उनको मैं सैलरी देता हूं। ठीक है सर, मेरा ये टेलीफोन है। ठीक है, देखो टेलीफोन कैसा होता है। हाँ, पहले के ज़माने में ऐसा एक टेलीफोन हुआ करता था, और ये वायर है। इस टेलीफोन के आपके खर्चे हैं बिजनेस में। ठीक है सर, बिजली के खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस है आपके, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के खर्चे हैं। ठीक है सर, तो आप कहोगे कि हाँ सर ये तो स्वाभाविक बात है, ये तो आप बिजनेस करोगे तो आपका खर्चा होगा। तो मैं इसे एक नाम दे दूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। हाँ सर, बिसाइड दिस, ये ठीक है ना, या फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे और भी कई खर्चे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने कंपनी जब बनाई थी तब उस समय मुझे कुछ खर्चा करना पड़ा, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कुछ हमारे ब्याज के खर्चे होते हैं, हमने कोई लोन ले रखा होगा, उस पर हमें इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है। ठीक है, ओके। कुछ हमारे शेयर्स को बिकवाने के लिए हमने अंडरराइटर को अपॉइंट किया था, अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ता। तो ये क्या आपको लग रहा है ये ऑपरेशन का खर्चा है? नहीं सर, ये सब तो आपके कंपनी के बनने के पहले है। अभी तो आपने इंटरेस्ट देना फाइनेंस खर्चा है, यहां से निकालो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये आपकी कंपनी के बनाने के पहले का खर्चा है। कंपनी को आपने जब बनाना था तब आपका खर्चा है। क्या अभी आपने ऑपरेशन किया? नहीं सर। शेयर को इशू फाइनेंस कराने के लिए आपने ये खर्चा किया। बात समझ में आ रही है? तो मेरे जो खर्चे दिख रहे हैं, कुछ हमारे को क्या दिख रहे हैं, फाइनेंस के दिख रहे हैं, और कुछ कंपनी को बनने से पहले का खर्चा दिखाई दे रहा है जो ऑपरेटिंग से रिलेटेड नहीं है। तो मैं इसे बोल सकता हूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बोलो हाँ या ना। ये मेरा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था, ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, और मेरे टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 4 लाख रुपए। ओहो, लेकिन जैसे मैं कह दूं कि मेरे 2.5 लाख ऑपरेटिंग के खर्चे हैं और केवल 1.5 लाख मेरा नॉन ऑपरेटिंग है, तो आपके दिमाग में एक बात जा रही होगी, सर वाह वाह, एक तो कमाई कम, खर्चे ज्यादा। आप तो खर्चे ज्यादा कर रहे हो, असल में आपके धंधे से तो लॉस हो रहा है। आपके आलतू फालतू की कमाई से आपके प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। नजारा दिख रहा है ना आपको कि आपके ऑपरेशन से 2 लाख और खर्चे 2.5 लाख लॉस हो रहा है आपको ऑपरेशन से, और आपके बेकार के कमाई से आपके प्रॉफिट हमारा अच्छा दिख रहा है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात पूरी समझ में आ रही है। ठीक है, किस रास्ते चल रहे हो? मुझे गाना याद आ गया, दिल संभल जा जरा। ठीक है ना, गाना है ना, दिल संभल जा जरा। ठीक है ना, किस तरफ चला है तू, ऐसे ही कुछ है। ठीक है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। ठीक है, तो
समझ जाओ बेटे, आप कहोगे सर समझ जाओ, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो मैंने कहा ठीक है बेटे, मैं ऑपरेशन को अब सही करूंगा। आपको अब दिखाई दिया कि वाई वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिकॉज टू टेक अ मेजर डिसीजन। बात समझ में आ रहा है? पीएल से हमें नहीं दिखाई देता, ठीक है ना, पीएल से हम एग्जैक्ट नहीं पता लगाते। देखो अब मैं यही चीज को मैं पीएल में प्रेजेंट कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है नालायक, ये मेरे रेंट रिसिव्ड है, डिविडेंड रिसिव्ड, रेंट रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ठीक है। फिर मैं इधर लिख रहा हूं टू सैलरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस, बस इतना ही। फिर मैं अलग से लिख रहा हूं टू डेप्रिसिएशन, टू इंटरेस्ट पेड और टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। बोलो क्लियर है यहां तक? चलो आप ध्यान से देखना, ये मेरा क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये मेरा क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये मेरी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ध्यान से समझना, ठीक है ना। और मेरा जो नेट प्रॉफिट आया वो आ गया बैलेंसिंग, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक अमाउंट ले रहा हूं, मेरा जीपी है 4 लाख, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है मेरा 1 लाख, ये है मेरा 80,000 या ठीक है ना, और ये है मेरा 1 लाख ये। तो बताओ मेरा नेट प्रॉफिट कितना आएगा बेटे, बोलो जल्दी से बताओ। सर 5 लाख माइनस 1 80, 3,20,000 आएगा आपका नेट प्रॉफिट, ठीक है। अगर मैं ये चीज पूछूं तुमसे कि मेरा ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, तो आप कहोगे सर 4 जीपी माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, 4 लाख माइनस 80,000, तो ये कितना आ गया, 3,20,000, ठीक है। ओके, मैं इसको एक काम करूं क्या, इसको अमाउंट सेम आ जा रहा है, मैं इसको 1,20,000 कर देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 4 लाख और एक 5 लाख, 5 लाख और 2 लाख, 3 लाख हो जाएगा। चलो अब मेरा नेट प्रॉफिट कितना है, 3 लाख। तो जीपी माइनस ये करोगे तो 3,20 आ गया, ठीक है। और एनपी कितना दिखाई दे रहा है, 3 लाख, ठीक है। ओके क्लियर है। और अगर मैं कहूं कि मैं ये दिस माइनस दिस किया तो मेरा क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। लेकिन मैं इसको जोड़ा, इसको भी माइनस किया, इसको भी माइनस किया, तो मेरा क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। तो मैं इसको बोल सकता हूं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हमें लाना है, एक और तरीका है कि आपका जो नेट प्रॉफिट है सर, उसमें क्या करना चाहिए था, सिर्फ इसको, ये जो है इसमें से सिर्फ ये माइनस करना चाहिए था। आपने इसको भी जोड़ दिया, इसको माइनस कर दिया, तो मैं इसको ऐड कर दूं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दूं और माइनस कर दूं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो भी मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। बोलो हाँ या ना। अगर मैं 3 लाख में 1,20,000 अगर जोड़ दूं और माइनस कर दूं 1 लाख, ठीक है, तो भी मेरा 3,20,000 आएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर है ना। क्योंकि अगर मैं 4 लाख में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले रहा हूं तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है,
और मैं अगर सबको कंसीडर कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी ले लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दिया, तो मेरा एनपी आया। तो ये जो एनपी आपको मिला, कैसे मिला? इसमें ये जोड़ा, ये भी माइनस किया और ये भी माइनस किया। तो मैं कह दूं कि अगर मैं एनपी में इसको जोड़ दूं और इसको माइनस कर दूं, तो बताओ वापस से मुझे यही चीज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर है? नहीं समझ में आया? ना लाइक, अरे ये देखो, आप ये तो समझ में आ रहा है कि 4 लाख में से 80,000 माइनस करेंगे तो सर हमें आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, मैंने इसको ऐड किया था, इसको माइनस किया था, अब इधर छोड़ दो, भूल जाओ इसको। मैंने इसको ऐड किया था और इसको माइनस किया था। अगर मैं इसको ऐड कर दूं, इसको माइनस कर दूं, तो वापस से मुझे क्या हो जाएगा? यही चीज मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, क्लियर है? ओके, नहीं आया? अब मैं कैसे समझाऊं बेटे? चलो आ जाओ, जाओ, कोई बात नहीं। इधर देखो, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, चलो। ना लाइक, ये देखो, ये है मेरा जीपी, कितना है? 2 लाख। अब समझ में आएगा। ये मेरा नॉन ऑपरेटिंग इनकम नील, मैं मान रहा हूं इस बार इनकम नील है। मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 60,000। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 80,000। ठीक है, तो मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? बोलो 60,000 आ जाएगा? बोलो हाँ या ना? ठीक है, मैं कह रहा हूं जीपी में से अगर आप सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कितना? 2 लाख माइनस 60,000, दैट इज 1,40,000। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया? जीपी में ये ऐड कर दिया था और इसको माइनस किया था, इसको माइनस किया था, तब आपको एनपी आया था। तो मैं क्या चाहता हूं कि आप जो चीज आपने कंसीडर किया था उसको आप इग्नोर कर दो। तो इग्नोर कैसे होगा? एनपी में इसको ऐड करो और इसको माइनस कर दो, तो बताओ यही तो डेटा बचेगा लास्ट में। ठीक है ना? अब क्लियर है सबको? हाँ, अब क्लियर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका क्या है? नेट प्रॉफिट में आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड कर दो, माइनस कर दो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो कितना हो गया? 60,000 प्लस 80,000 माइनस नील 1,40,000। बोलो अब क्लियर है? ठीक है, अब क्लियर है सबको? डन। चलो, तो आ जाओ हम अपने स्टेप नंबर 2 के तरफ चलते हैं। देखो, मैंने स्टेप नंबर 2 में यही लिखवाया है। ठीक है, कि नॉन कैश में तो एक आ गया, बाकी नॉन ऑपरेटिंग जो एक्सपेंसेस है मैंने उसको क्या कर दिया? ऐड। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, ठीक है ना, एक्सपेंसेस को हमने क्या कर दिया? ऐड। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस। तो बताओ हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, चलो, ये था हमारा स्टेप नंबर 2। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। 3 को बढ़िया से समझना, ना लाइक। चलो, अब 3 को बढ़िया से समझना। मेरे पास जगह चाहिए, पेज चाहिए, कोई पेज मिल जाए। 1 सेकेंड। चलो, मैं आपको अब स्टेप नंबर 3 सिखा रहा हूं। ठीक है, ये स्टेप नंबर 3, ये कैसे हो रहा है ध्यान से सुनना। देखो, इधर देखो, ये है 31 मार्च 2016, ये है 31 मार्च 2017। ठीक है, हमारा डेटर दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर्स कितना? 60,000 और 40,000। ठीक है, और हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स दिया हुआ है कितना?
80,000 और 50,000। ठीक है ना, एक चीज पकड़ना, बाकी चीज अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले ये बताओ सन्ड्री डेटर हमारा क्या है, करेंट एसेट्स, और सन्ड्री क्रेडिटर क्या है हमारा, करेंट लायबिलिटी। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलो अब मेरे को बताओ ये मेरा कौन सा बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, ये मेरा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। साल के शुरू में मेरे पास कितना बैलेंस था, 60,000। साल के अंत में मेरे पास बैलेंस कितना बचा, 40,000। तो 20,000 के जो डेटर थे वो क्या हो गए, कम हो गए। ठीक है, ओके, तो मैं कह सकता हूं कि सन्ड्री डेटर्स मेरा, सन्ड्री डेटर्स जो है हमारे, सन्ड्री डेटर्स जो है हमारे वो 20,000 के क्या हो गए, कम हो गए। कम होने का मतलब क्या, सर उन्होंने पैसे दे दिए। पैसे देने से क्या होगा, बिजनेस में पैसा आएगा, दैट इज इनफ्लो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि करेंट एसेट्स का कम होना इनफ्लो और करेंट एसेट्स का बढ़ना आउटफ्लो। तो मतलब आप एक याद करो इस एग्जाम्पल से कि डेटर हमारा अगर कम होता है तो पैसा आता है, तो करेंट एसेट्स का कम होना इनफ्लो, करेंट एसेट्स का बढ़ना आउटफ्लो। चलो यहां तक क्लियर है। तो ये देखो मैंने यही लिखवाया है कि इधर देखो करेंट एसेट्स का कम होना इनफ्लो और करेंट एसेट्स का बढ़ना आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा तो माइनस और इनफ्लो होगा तो प्लस। ठीक है, ठीक है, मिला लो, ये देख लो नालायक। ठीक है, डेटर पैसा देंगे तो इनफ्लो, करेंट एसेट्स कम होगा तो इनफ्लो, करेंट एसेट्स कम होगा तो इनफ्लो, करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो आउटफ्लो, करेंट एसेट्स बढ़ेगा तो आउटफ्लो, इंक्रीज डिक्रीज। ओके, चलो दूसरा एग्जांपल। सन्ड्री क्रेडिटर मेरा क्या है, करेंट लायबिलिटी। ओपनिंग में था 80 और क्लोजिंग में हो गया 50। तो बताओ ड्यूरिंग द ईयर कितना का हमने पेमेंट कर दिया। सर 30,000 का क्रेडिटर को हमने पेमेंट कर दिया होगा, तभी इसका बैलेंस क्या हो गया नीचे। तो मैं बोल सकता हूं क्रेडिटर जो है हमारे वो 30,000 से क्या हो गए, कम। तो पेमेंट करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा, सर पैसा जाएगा। पैसा जाएगा तो क्या हो गया, आउटफ्लो। तो मैं बोल सकता हूं कि करेंट लायबिलिटी का कम होना, करेंट लायबिलिटी का कम होना आउटफ्लो और करेंट लायबिलिटी का बढ़ना इनफ्लो। ठीक है, अब मैं इसको इसके साथ पुट करता हूं। ठीक है, तो देखो करेंट एसेट्स का, करेंट एसेट्स का इधर लिखता हूं मैं फिर से, करेंट एसेट्स का कम होना इनफ्लो। ठीक है, तो करेंट लायबिलिटी का बढ़ना इनफ्लो। इनफ्लो अगर आपको लिखना है तो करेंट एसेट्स का डेटर अगर पैसा दे देता है तो करेंट एसेट्स का कम होना इनफ्लो, तो करेंट लायबिलिटी का बढ़ना इनफ्लो, उल्टा ऑपोजिट। ठीक है, और करेंट एसेट्स का कम होना इनफ्लो है तो बढ़ना आउटफ्लो, तो करेंट लायबिलिटी का कम होना बोलो आउटफ्लो। ठीक है, क्लियर है सबको। ठीक है ना, तो एक याद रखो डेटर्स कम हो गए इनफ्लो। ठीक है, क्रेडिटर्स कम हो गया आउटफ्लो। ठीक है, तो अब दूसरा याद कर लो कि ये कम हुआ है तो आउटफ्लो, तो करेंट लायबिलिटी का बढ़ेगा तो, सॉरी करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो ये करेंट एसेट्स है, हाँ ठीक है, तो करेंट एसेट्स आउटफ्लो। ठीक है, करेंट लायबिलिटी बढ़ेगा तो इनफ्लो, ये रहा। ठीक है, क्लियर है, चलो। ठीक है, तो इसको मैं कैसे याद कराऊंगा, देखो
अब आपको याद करा देता हूँ, डेटर्स इज अ करेंट एसेट्स। याद करने का तरीका है, डेटर इज अ करेंट एसेट्स इफ इट डिक्रीज इनफ्लो। ठीक है, तो करेंट एसेट्स इफ इंक्रीज आउटफ्लो। ठीक है, क्रेडिटर्स करेंट लायबिलिटी इफ इट डिक्रीज, पेमेंट करोगे तो आउटफ्लो, और करेंट लायबिलिटी इफ इंक्रीज इनफ्लो। चलो यहां तक क्लियर है सबको? अब क्लियर है, चलो आ जाओ। ठीक है, और लास्ट हमारा इनकम टैक्स पेड माइनस कर देना, तो ये आ जाएगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, चलो हो गया। अब एक इलस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग खत्म करते हैं आज की क्लास। उफ, इतना सिंपल, इतना सिंपल, इतना सिंपल सर, हमें पता ही नहीं था। चलो आ जाओ, एक सवाल लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर यहीं पे, फिर आपका पूरा हो जाएगा। देखो कह रहा है एक्स लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹1,00,000 आफ्टर कंसिडरिंग, चलो आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम। ठीक है ना, आफ्टर कंसिडरिंग, आफ्टर का मतलब क्या हो गया? प्लस माइनस करने के बाद। ठीक है ना, इनकम होगा तो प्लस और एक्सपेंस होगा तो माइनस। ठीक है, कह रहा है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। ठीक है, ये कौन सा स्टेप में आएगा? स्टेप नंबर 2। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, स्टेप नंबर 2। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, स्टेप नंबर 1। राइटिंग ऑफ प्राइमरी एक्सपेंसेस, स्टेप नंबर 2। प्रोविजन फॉर टैक्स, स्टेप नंबर 1। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, स्टेप नंबर 2। ठीक है, डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, ये सारे हमारे क्या है? करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। वर्किंग नोट नंबर 3, सॉरी स्टेप नंबर 3। ठीक है, ओके, क्लियर है सबको? सर सर एक सेकेंड, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, अब सुनो, जहां हमारा फॉर्मेट खत्म हुआ था वहां हम एक नोट लिखाएंगे, उस नोट को लिखना। ठीक है ना, नोट किसके ऊपर है? स्टेप नंबर 3 के ऊपर है। ठीक है, नोट लिखना साथ साथ लिखो, साथ साथ लिखना आपको, फिर हम सवाल करेंगे। चलो कह रहा है, देखो नंबर 1, while calculating changes in working capital, we ignore cash and cash equivalents। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ओके, क्या क्या आता है इसमें? कैश इन हैंड। ठीक है, आगे लिख देते हैं यहां पे, इग्नोर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फ्रॉम करेंट एसेट्स। ठीक है, आगे इसको कंप्लीट कर ले सेंटेंस को, फ्रॉम करेंट एसेट्स। कैश इन हैंड, दूसरा क्या आएगा? कैश एट बैंक, फिर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स
फिर बोलो चेक्स ऑब्लिक ड्राफ्ट्स इन हैंड, फिर बोलो शॉर्ट टर्म, ठीक है, इसको ऊपर कर दे, चलो दिख रहा है सर, थोड़ा जूम करो, नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, सॉरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको आप लोग करेंट इन्वेस्टमेंट्स के नाम से भी बुलाते हो और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के नाम से भी बुलाते हो। सर ये आपने क्या लिखा दिया, लिखो ना बेटे, अभी मैं समझाया कहा, लिखो, ठीक है। नंबर 2, while calculating changes in working capital, we ignore bank overdraft and cash credit, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स फ्रॉम करेंट लायबिलिटीज। लिख लो, फिर मैं समझाता हूँ, फिर अपन क्या करेंगे, आज एक क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। चलिए लिख लिया, चलो अब मैं समझाता हूँ क्या लिखा हूँ मैं। देखो कह रहा है जब आप करंट एसेट्स का जब लिस्ट देखोगे ना, बैलेंस शीट में लिस्ट दिया रहेगा लाइन से, तो जब आप करंट एसेट्स लोगे तो उस केस में आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आप कंसीडर नहीं करोगे, मतलब इसको आप करंट एसेट से इग्नोर कर देना। आप ये मानना ही मत कि ये करंट एसेट है, मानना ही मत, इग्नोर कर देना, मैंने इतना ही कहा बस, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो आपको दे दिया, फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे दिया कैश इन हैंड, फिर आपको दे दिया ट्रेड रिसीवेबल, फिर आपको दे दिया प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, फिर आपको दे दिया इन्वेंट्रीज, तो आप ये सारे करंट एसेट्स के कैटेगरी में तो है, आप किसको किसको कंसीडर करोगे, सिर्फ 1 2 3, इसको 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 नहीं लेना, बस मेरा कहने का मतलब, क्योंकि कैश इन हैंड कहाँ आता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है ना, तो ये सब नहीं लेना आपको, ठीक है। उसी तरह जब आप करंट लायबिलिटी लोगे तो करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बोलते हैं, वो भी नहीं लेना, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट कैश क्रेडिट, जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बोलते हैं, उसको भी नहीं लेना करंट लायबिलिटीज में, ठीक है। इन दोनों को इग्नोर करना है, बस इतनी सी बात है। चलिए आ जाइए, चलो चलो चलते चलो चलते चलो चलते चलो, चलो आ जाओ। सर ख़त्म हो जाएगा, हाँ बेटे आज ही ख़त्म, मैं तो कह रहा हूँ ख़त्म हो गया, हो जाएगा क्या, अब तो ये चैप्टर आखिरी सांसें ले रहा है, चलो ख़त्म ख़त्म कदम कदम बढ़ाए जा, है ना। चलो सबसे पहले हमारा क्या है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हम क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर, बोलो टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये तो हम कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है, ओके। तो हमारे को क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसको हम लोग सरप्लस के नाम से भी बुलाते हैं। याद है आपको, मैंने जब सरप्लस लिया था तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपको 2 साल का डेटा दिया रहेगा, जैसे 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17, तो आपको क्या करना है, क्लोजिंग में से माइनस करना है ओपनिंग। तो आपको क्या मिल जाएगा, ड्यूरिंग द ईयर मिल जाता है प्रॉफिट। तो अगर आपको ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है तब आपको ये करने की ज़रूरत नहीं। तो आपके सवाल में भी वही है बेटे, हमें ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट हमें पता है कितना है। देखो इधर आ जाओ, मैं क्वेश्चन आपको, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। स्क्रीन पे मैं रख देता हूँ, एकदम आपको क्लियर स्क्रीनशॉट आ जाएगा, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब आप कॉपी कर लेना आराम से क्वेश्चन को, परंतु कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। तो हमारा प्रॉफिट दिया देखो ड्यूरिंग द ईयर कितना, 1 लाख। तो हम डायरेक्ट लिख दें कितना, 1 लाख रुपीस, ठीक है। फिर आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, देखो पता लगाओ कहीं पे, हाँ, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 14,000, ये स्टेप नंबर 1 है। ऐड जनरल रिजर्व कितना, 14,000, ठीक है। और हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने पहले लिख दिया। स्टेप नंबर 1 एक ये है, तो ये हो गया हमारा। दूसरा स्टेप नंबर 1 कौन सा है, ये रहा, प्रोविज़न फॉर टैक्स, कितना, 1,60,000। तो लिख दो ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्स कितना, 1,60,000, ठीक है। और कुछ था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। 1 लाख प्लस 14,000 प्लस 1,60,000 कितना हो गया, 2,74,000, ठीक है, ओके डन, ठीक है। फिर मैं ऐसे आपको लिखना नहीं है, बट मैं आपको याद करवाने के लिए लिख रहा हूँ। उसमें से हम क्या करते थे, रिफंड ऑफ टैक्स और प्लस माइनस करते थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो ये हमारे को सवाल में दिया नहीं है, ठीक है ना। अगर नहीं दिया तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, परंतु मैं आपको याद करवाने के लिए मैं लिखा हूँ। तो 2,74,000 ये आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। अब मैं इसको वापस से लिख रहा हूँ, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 2,74,000। चलो यहाँ तक क्लियर है, कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया था, हमने निकाल लिया। अगला हमारा स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा, कॉपी कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, साथ चलेंगे, ठीक है। हो गया, चलो अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, क्लियर है। अब मैं उसको ऊपर कर देता हूं। चलो इसमें हम लोग क्या क्या लेंगे, स्टेप 2 आ जाओ। कौन कौन सा स्टेप 2 में है सर, स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, जो जो धीरे धीरे। सर डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 20,000, ठीक है, लिखो साथ साथ, ए डेप्रिसिएशन, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने पास पेन की कमी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन
ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना, बोलो 20,000। चलो फिर नेक्स्ट, एकदम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, पेशेंस रखो, दिमाग को दौड़ाओ बस। अगला लॉस है सर, ये भी हमने एक्सपेंस था, है ना, माइनस किया था, तो इसको हम क्या कर देंगे, ऐड बैक। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना, 1,000। चलो बी, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना, 1,000। ठीक है, ओके। चलो तो हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर आपका है नेक्स्ट है हमारा राइटिंग ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000। तो इसको भी ऐड बैक कर देते हैं। चलो सी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ठीक है, रिटर्न ऑफ कितना है, 10,000। ठीक है, ओके। चलो अगला हमारा है प्रॉफिट। ये हमने ऐड किया था, स्टेप 2 में तो है लेकिन हमने ऐड किया था, इसको हमको माइनस करना है, ये मेरा इनकम है। तो हम नया हेडिंग बनाएंगे, ठीक है, हेडिंग का नाम क्या हो जाएगा, लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, ठीक है, क्या नाम था, देख लो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 6,000। ठीक है, ए प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी 6,000, इसको हम माइनस में दिखाएंगे। चलो अब क्या हो गया, हमारा सारा स्टेप 2 भी हो गया कंप्लीट, हमारा स्टेप 2 का सारा काम। ठीक है ना, दिख रहा है, सारा हमने कंसीडर कर लिया। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 2,74,000 प्लस 20,000 प्लस 1,000 प्लस 10,000 माइनस 6,000। ठीक है, ये आएगा हमारा 2,99,000। ठीक है, 274 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 10 माइनस 6 299। ठीक है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आराम से हो गया। अब हमारा लास्ट स्टेप है, स्टेप नंबर 3। इसके बाद स्टेप 4 तो इजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो स्टेप नंबर 3। ठीक है, पहले पता लगाओ क्या करेंट एसेट्स में, ठीक है ना, पहले लिस्ट पता लगाते हैं करेंट एसेट्स कौन कौन सा है। ये करेंट एसेट्स है सर, ये भी करेंट एसेट्स है और ये भी करेंट एसेट्स है। तो बाकी क्या हो गए, करेंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब आप पता लगाओ करेंट एसेट्स में, करेंट एसेट्स में क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ था क्या, नहीं सर, देता तो क्या करते, कंसीडर ही नहीं करते। क्या करेंट लायबिलिटी में बैंक ओडी या फिर कैश क्रेडिट दिया हुआ था क्या, नहीं सर, देता तो कंसीडर नहीं करते। बात समझ में आ रही अब मैंने जो नोट लिखाया था। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम आराम से चलोगे। ये मेरा क्या है, ओपनिंग, ये मेरा क्या है, क्लोजिंग, है ना, 19 और ये 20। ठीक है, डेटर हमारा शुरू में 24 था, अब 30 हो गया। तो सर करेंट एसेट्स का बढ़ना माइनस, तो मैं माइनस लिखूंगा तो आप समझ जाना आउटफ्लो, तो आउटफ्लो हो गया सर। तो इंक्रीज इन डेटर्स, ठीक है ना, ए इंक्रीज इन डेटर्स, ठीक है, आउटफ्लो है कितना
6,000, तो ब्रैकेट में रख देंगे। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट? चलो आ जाओ नेक्स्ट। सर क्रेडिटर्स है, अगला हमारा क्रेडिटर्स है, करेंट लायबिलिटी। ठीक है, 20 से 30 हो गया, तो करेंट लायबिलिटी का बढ़ना प्लस, देखो करेंट एसेट्स का बढ़ना माइनस, तो करेंट लायबिलिटी का बढ़ना प्लस। ठीक है ना, तो प्लस कितना, 10,000। ठीक है, तो लिख दे इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स 10,000 प्लस में है, तो प्लस में लिख दिया। ओके, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अगला। सर ये हो गया, ये हो गया। बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल 20,000 से 17,000 हो गया। करेंट एसेट्स का कम होना, बोलो क्या होगा, प्लस। अब आपको समझ में आ रहा है? ठीक है ना, किसी ने बिल का पेमेंट किया होगा तभी तो पैसा आया है, तो करेंट एसेट्स का कम होना प्लस, तो कितना, 3,000। ठीक है, ओके, तो डिक्रीज इन बिल रिसीवेबल प्लस 3,000, डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल 3,000। ओके, चलो नेक्स्ट हमारा, आराम से, कोई जल्दी नहीं है, हो गया। बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी है, तो बिल्स पेबल करेंट लायबिलिटी है, 16 से 12 हो गया, तो 4,000 का क्या हुआ होगा, पेमेंट। तो करेंट लायबिलिटी का पेमेंट होगा तो पैसा जाएगा आउटफ्लो, तो करेंट लायबिलिटी का कम होना आउटफ्लो, तो लिख दो डिक्रीज इन बिल्स पेबल, कितना, 4,000 आउटफ्लो। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो लास्ट, आखिरी पड़ाव पे चलो। प्रीपेड एक्सपेंसेस करेंट एसेस हैं, तो करेंट एसेस है 400 से 600 हो गया, करेंट एसेस का बढ़ना आउटफ्लो कितना, 200। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस -200, तो लिख दो इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस -200। ठीक है, अभी इसको कर दे कंप्लीट। 2,99,000 माइनस 6,000, 2,99,000 माइनस 6 प्लस 10,000 प्लस 3,000 माइनस 4,000 और -200, तो ये आएगा 301,800। ठीक है, इसमें से हम लोग स्टेप 4, ये हमारा क्या था, स्टेप 3 था, अब ये स्टेप 4 लेस इनकम टैक्स पेड कितना। ठीक है, कितना है, देखो यहां लिखा हुआ है इनकम टैक्स पेड 1,20,000, तो माइनस कर दो 1,20,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 1,20,000। ठीक है, तो ये कितना आया हमारा, 181,800। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। चलो खत्म हो गया, डन। क्लियर है सबको? ओके, कोई डाउट? ठीक है, तो चलिए अब हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का एक सवाल और निकालेंगे, फिर हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट। ओके, फिर हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ की तरफ, जो कि बहुत सिंपल है, बस उसमें आपको
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट सिखाना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब बताओ क्या मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया या नहीं किया? ठीक है ना, क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी लिखें, और आई तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। ठीक है, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।